Hello friends, my name is Pragati Ardeshna and this month Apollo 6 takes an initiative to promote a cancer mukta Jeevan. And today's talk topic is role of radiotherapy in a uterine cervix cancer. Please welcome Dr. J.P. our senior consultant radiation oncologist. Hello sir. Hello, Bhagat. Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon sir. Sir, my first question to you is कि ये जो गर्भाशय के नीचे का हिस्से का कैंसर होता है, सो ये एक्चुअल में होता क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्चुअली जो गर्भाशय होता है उसके निचले हिस्से को हम सर्विक्स कहते हैं। ये एक मेडिकल टर्म है, तो सामान्य भाषा में नेक कहा जाता है। तो इस जगह का जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं और ये इंडिया में काफी कॉमन है। तो गर्भाशय कैंसर थोड़ा सा अलग है और उसके निचले हिस्से का कैंसर का कैरेक्टर है। तो निचले हिस्से को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ओके, सो ये जो कैंसर है उसके होने के कारण क्या क्या है? व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंसर्स? इसका मुख्य कारण इन्फेक्शन। एक वायरस होता है जिसे कहते हैं एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। वो इन्फेक्शन से व्यक्तियों के शरीर तक पहुंच जाता है। इसका मुख्य कारण 90% केसेस में वायरस है। इंडिया में हम हाइजीन क्लीनलीनेस नहीं रख पाती, उसके बाद इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। वायरस ही सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण ये है कि जो संबंध रखते समय जो लोग कंडोम का यूज नहीं करते उनको भी चांस ज्यादा होगा। बट 90% केसेस में इस वायरस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज फैक्टर है। ओके, सो एक सामान्य जो नागरिक है हमारे, वो लोग कैसे जान सकते हैं कि ये जो सिम्टम्स है वो कैंसर के सिम्टम्स है? इसके बेसिक जब स्टार्ट होने के सिम्टम्स वगैरह होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं सर? इस जब वायरस इन्फेक्शन करता है तो इस वायरस को कैंसर को फिर से बनाने में कम से 8 से 10 साल का समय लगता है। एक बहुत लंबा पीरियड है जिसमें हम इसको पता लगा सकते हैं। जो सबसे बड़ा जो तकलीफ मरीज को होती है वो ब्लीडिंग जो होता है, जो पीरियड होता है, पीरियड के बीच में कभी कभी ब्लीडिंग हो जाता है जिसको हम स्पॉटिंग कहते हैं या गंदा पानी आने लगता है। मुख्य सिम्टम्स है जो सबसे पहले लेडीज को मालूम पड़ता है वो इरेगुलर ब्लीडिंग है और गंदा पानी का। उसमें उनका चेकअप करवाना बहुत जरूरी है ताकि हम इनको बहुत जल्दी और अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि इंडिया में इतने सारे बहुत डेवलपमेंट होने के बाद व्हाई दिस डिसीज इज कॉमन इन इंडिया? आपकी बात सही है कि इतना डेवलपमेंट एडवांसमेंट होने के बावजूद भी ये डिसीज इंडिया में बहुत कॉमन है। इस देश में करीब 1.5 लाख से 2 लाख मरीज एक साल में होते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो क्लीनलीनेस, हाइजीन जो महिलाओं को रखनी चाहिए प्राइवेट पार्ट के बारे में वो नहीं रख पाते। हमारा अनुभव कहता है कि जो और मरीज आते हैं मोस्टली ग्रामीण इलाके से आते हैं, जैसे रूरल एरिया से आते हैं या फिर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, जहां उन्हें क्लीनलीनेस पीरियड के समय कैसे रखना है इसकी जानकारी नहीं होती। उसके कारण उनको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन 8 या 10 साल में बदल के कैंसर के रूप में सामने आता है। तो मुख्य कारण ये है कि अवेयरनेस रहे कि बीमारी होने की बहुत ही कम चांस है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि इंडिया में अभी बहुत रूरल एरिया में जो स्त्रियां जो है उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा है, तो इसको रोकने के लिए डू वी हैव एनी वैक्सीन अवेलेबल? इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में? आपका प्रश्न बहुत सही है। इसको रोकने के लिए वैक्सीन बन गई है और ये वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में। अलग अलग प्रकार की वैक्सीन होती है। इसकी एज जो होती है पुबर्टी के बाद, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए महिलाओं को। मतलब करीब 12 से लेके 18 साल की उम्र के बीच में ये वैक्सीन दी जाए तो वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। इसके 3 कोर्स होते हैं जो 0, 1 एंड 6 मंथ के होती है और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है।
बट इंडिया में अभी भी ये वैक्सीन बहुत पॉपुलर नहीं है। बट जहाँ विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, अमेरिका में इस वैक्सीन का बहुत प्रयोग हुआ है, इट्स हाईली इफेक्टिव। यदि इंडिया में भी और अवेयरनेस बढ़ाया जाए या फिर इस वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाए तो हम बहुत से इस प्रकार के रोगों को हम फिर से रोक सकेंगे। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है। लेकिन अभी जहाँ इन चीज़ों की इंडिया में ज़्यादा जानकारी नहीं है या लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में, उनको ये अगर कैंसर होता है तो व्हाट आर द मोडालिटीज अवेलेबल इन ट्रीटमेंट? कैसी-कौन-सी मोडालिटीज है जिससे हम ये कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं? कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे हमारे पास आया है। आप जानते हैं कैंसर की कुल 4 स्टेज होती है। तो फर्स्ट टू फोर्थ हम पहली और सेकंड स्टेज को अर्ली स्टेज कहते हैं। अर्ली स्टेज में कोई भी मतलब उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से कार्सिनोमा यूट्राइन सर्विक्स यदि पहली स्टेज में आ जाता है तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हमारा अनुभव है कि पहली स्टेज और दूसरे स्टेज में सर्जरी भी कर सकते हैं और रेडिएशन भी लगा सकते हैं। दोनों मेथड से उनके 5 साल में पूरे ठीक होने कम से कम 80 टू 90% चांस होते हैं। लेकिन यदि रोग तीसरी स्टेज में हो या चौथी स्टेज में हो तो फिर केवल रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दी जाती है। इससे राहत होती है और जीवन आगे बढ़ता है। बट ये लोग अर्ली स्टेज में पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद रखते हैं। और मरीजों को समय पे हमारे पास आना होगा और अर्ली स्टेज में आने से उनको ठीक कर सकते हैं। आपने मेथड पूछी अलग-अलग, तो अर्ली स्टेज में हम केवल सर्जरी और रेडिएशन दोनों कर सकते हैं। बट रेडिएशन के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की मशीन चाहिए इलाज के लिए वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। रेडिएशन के लिए 2 प्रकार की मशीन चाहिए। एक होता है जिसमें बाहर का सेक लगाते हैं, एक दूसरी मशीन होती है अंदर का सेक लगाते हैं। ये दोनों ही मशीन हमारे यहाँ अवेलेबल है। इन दोनों मशीन के उपयोग से ये बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ओके। सो जब हम ये नए कैंसर की चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हम सुनते हैं कि पेट मिल्क टेस्ट के बारे में। सो आप के बारे में ज़्यादा जानते हैं, इसके इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, ज़रूर। एक इसमें जिससे कि आप कैंसर हो उसके पहले उसको पकड़ जिसे कहते हैं प्री कैंसरस कंडीशंस। लेकिन उसके लिए उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना होगा या फिर किसी कैंसर हॉस्पिटल पे आना होगा। सर्विक्स का जो जगह है वहाँ से एक स्पैचुला से एक सुई लेते हैं और उसको स्लाइड पे लिया जाता है और उसमें देखते हैं कि सेल्स किस प्रकार से हैं। यदि पैथोलॉजिस्ट ये कहता है कि सेल्स एब्नॉर्मल है, तो हम उसका हर तीसरे या छठे महीने में फिर से चेकअप करते हैं। यदि सेल्स एब्नॉर्मल हो, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन केसेस में सेल एब्नॉर्मल से पूरा उसको कैंसर में कन्वर्ट होने कम से कम 8 से 10 साल लगेगा। तो टेप इसलिए थोड़ा हम पहले से बता सकते हैं कि किस मरीज को बीमारी होने के चांस हैं। हमारा ये अनुभव है कि सेल्स एब्नॉर्मल हो तो 66% केस में ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ 1 पेशेंट होते हैं जिसमें कि वो सेल बाद में कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। तो रेगुलर 3 साल या 5 साल पे होता है, इस बीमारी को ऐसे ही रोका जा सकता है। तो बेबी स्मीयर हमारे देश में अवेलेबल है, काफ़ी कंटा काफ़ी स्टेट्स में रेगुलर होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे होता है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ओके। सो अगर कोई इंसान है जिसको टेस्ट वगैरह सब कराने के बाद कैंसर होता है, तो उनको रेडियो थेरेपी के लिए जनरली एडवाइस दिया जाता है। पर आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो डरते हैं रेडियो थेरेपी से, उनको नहीं करवाना है। उनके दिमाग में सारी भावनाएँ हैं को लेकर। सो ये जो कैंसर है उसमें रेडियो थेरेपी का क्या रोल होता है और लोग क्यों रेडियो से इतना डरते हैं? मेन मुख्य कारण ये है कि रेडियोथेरेपी को गुजराती में शेड बोलते हैं। हिंदी में हम शेड बोलते हैं, इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं। तो बहुत से मरीज आज भी ये समझते हैं कि रेडिएशन शेड देने से हमारी चमड़ी जल जाएगी, हमारे शरीर के अंदर के हिस्से को नुकसान होगा। बट मैं समझाना चाहता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई है, उस टेक्निक से रेडिएशन के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। आज से 30 साल पहले जिस प्रकार की मशीन थी, उससे ज़रूर साइड इफेक्ट होते थे,
अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए हैं और इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। इसलिए लोगों को समझना होगा कि रेडिएशन वो नहीं रहा 30 साल पहले होता था। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम टोटली क्योर कर सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट। बढ़िया सर। सो अभी जिस हिसाब से बहुत सारे रेडिएशन सेंटर भी अवेलेबल है, तो इन हालात में अपोलो सीबीसीटी कैंसर केयर इज गिविंग लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट टू लॉट्स ऑफ पेशेंट। तो ये क्यों बेस्ट है लोगों के लिए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि कास्मा यूक्राइन सर्विक्स में 2 प्रकार की मशीन चाहिए, एक बाहर के रेडिएशन के लिए, एक अंदर के रेडिएशन के लिए। ये दोनों मशीन अपोलो सीबीसी अवेलेबल है। इंडिया के काफी सेंटर्स पे ये चीज नहीं है, इसलिए हमारे पास जो सुविधा चाहिए ट्रीटमेंट करने के लिए वो सुविधा है। यहाँ पे जो कंसल्टेंट है उनको 35 साल का अनुभव है, एक बेस्ट फिजिक्स डिपार्टमेंट है, हमारा खुद का अपना रेगुलर मशीन है, टेक्नीशियन स्टाफ है। ये सारी फैसिलिटी एक ही रूफ के अंदर अवेलेबल है, इसलिए हम इंडिया को बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अपोलो सीबीसीसी में बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। श्योर सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब पेशेंट रेडियोथेरेपी वगैरह के लिए आते हैं, तो ये डिसीज क्या क्योरेबल है? क्या इसका क्योर कंप्लीटली हो सकता है? यस, हम उन्हें समझा रहे हैं कि आपको इस स्टेज में रोग है और हम कहते हैं कि पहले उन्हें बाहर का सेक लेना होगा। बाहर का सेक का जो कोर्स है करीब सिटिंग होता है, मतलब उसको रोज आना होता है, एक सेक रोज लगता है। इसलिए सप्ताह में हम 5 सेक लगाते हैं, सोम से शुरुआत करते हैं। ऐसे 25 सेक के बाद में उनकी कुछ जांच होती है, वो उसके बाद में अंदर का सेक का अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अंदर का सेक को इंट्राकेविटी मेथड, इसके लिए हमको पेशेंट को 5 से 10 मिनट बेहोश करना पड़ता है, क्योंकि जो एप्लीकेटर्स है वो औजार हमको गर्भाशय के अंदर रखना है। इसलिए 10 मिनट बेहोश करते हैं, हमारा एप्लीकेटर हम लगाते हैं, फिर हमारे ही मशीन पे सिमुलेटर पे जो सिमुलेशन होता है इसमें, और फिर हम फिजिक्स डिपार्टमेंट का प्लानिंग होता है, हम डोज प्रिस्क्राइब करते हैं और इवनिंग में ट्रीटमेंट होता है। करीब 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर का सेक पूरा हो जाता है। तो दोनों प्रकार के हमें मेथड को पेशेंट को समझाना होता है। इस पूरे रेडिएशन ट्रीटमेंट में कम से कम 6 सप्ताह लगते हैं, क्योंकि बाहर के सेक में 5 सप्ताह लगेंगे और अंदर के सेक में 2 सप्ताह लगेंगे। तो लंबा ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को कन्विंस करते हैं हम कि 6 से 7 वीक के ट्रीटमेंट में ये डिसीज पूरी तरह से मिट जाए। राइट सर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने बताया कि कैंसर पूरा क्योरेबल है, अर्ली डिटेक्शन बेहतर है। तो अगर आपसे किसी डरने की जो लोग इससे डर रहे हैं, मैं अपने को ये समझाना चाहूँगी कि इससे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया है तो फिर बहुत सारे चांसेस आप हो जाते हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो हमने सारी बात की है वो सब क्योर का ट्रीटमेंट का बात है। पर लेकिन अगर वैक्सीन के अलावा इसको प्रिवेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? क्या-क्या इससे आपसे क्या पूछना है कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, प्रिवेंट का सबसे अच्छा है कि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन ना होने के लिए हाइजीन जो वर्ड है, दैट इज क्लीनलीनेस, कि स्त्रियों को अपने प्राइवेट पार्ट्स को टोटली क्लीन रखना है। पीरियड के समय क्लीनिंग बहुत जरूरी, कपड़ा बिल्कुल बराबर हो, गंदा कपड़ा ना हो, उसके बाद क्लीनिंग चाहिए। प्लस संबंध रखते हैं तो कंडोम का यूज जरूरी है। कंडोम के रखने से ये बीमारी को बहुत कुछ रोका जा सकता है। इंडिया में कारण आज भी ये है कि हमारी महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट्स को बहुत से क्लीन नहीं रख पाती है, इसलिए बीमारी का बहुत जरूरी है। सब जगह सुविधा हो। मैं आपको उदाहरण के दाहोद से कितने पेशेंट आते हैं, जैसे कि हमारे पीने का पानी सप्ताह में 2 दिन, तो वो अपने शरीर को बाकी कैसे ध्यान रखेगी? यदि क्लीनलीनेस हो, ये बीमारी पूरी तरह से रोकी जा सकती है। एक उदाहरण के स्वीडन जैसे देश में ये बीमारी होती ही नहीं है। इतना बढ़िया ढंग से हमने कर लिया है इसको। ये हमारे देश में संभव है। बिल्कुल सर। जब ये किसी भी महिला आपके पास ये तब आती है तो जनरली वो उसकी एज क्या होती है? किस एज में ये कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है? करीब 40 से 60 साल की उम्र के समय होती है, एंड उनके मतलब 2 या 3 बच्चे
हो चुके होते हैं। मोस्टली 40 to 60 इज द कॉमन एज जब हमने इस प्रकार के रोग देखे। यंग जनरेशन में हमने नहीं देखा है। तो मुख्य कारण ये है कि आज इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन के कारण इस कैंसर को होने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। इसलिए हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको बीच में ही पकड़ के रोक के उनको पूरी तरह से ठीक करें। Wow, sir, that was lots of information and very nice information. अभी ये ट्रीटमेंट का जब भी बात आते हैं तो आज भी हमारे देश में ये लोग मानते हैं कि कैंसर का जो थेरापी है, जो उसका ट्रीटमेंट है, वो बहुत महंगा होता है. ગુજરાતમાં તો એવું પણ કહે છે લોકો કે એક વખત કેન્સરના એટલે પૈસા ખાલી જ જમીન જાયદાદ ગઈ છે. તો આજના તારીખમાં આ કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ કેટલી એક્સપેન્સિવ છે? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट सुविधा कर दी है। गुजरात में मुख्यमंत्री योजना है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, इन सब स्कीम में कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री में हो रहा है। मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचना है, इसलिए पहले जैसा नहीं रहा कितना महंगा। इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जहाँ उन लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा खर्चा होगा, वहां पर भी कैंसर का ट्रीटमेंट अब फ्री में हो रहा है। इसलिए अपोलो सीबीसीसी जो माँ योजना और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना के लिए अप्रूव किया गया है, यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है, इसके मरीजों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बिल्कुल सर। सो अपोलो सीबीसीसी की तरफ से हम उन सारी महिलाओं को अपील करना चाहेंगे कि आप अपनी अर्ली जांच पड़ताल करें, अपनी हाइजीन मेंटेन करें और अगर आपको कभी भी कुछ भी सिम्टम्स जो डॉक्टर ने आपको बताए यहाँ पे, वो आपको कुछ भी लगते हैं तो अर्ली डिटेक्शन के लिए जाइए और ट्रीटमेंट के लिए जैसे सर ने बताया गवर्नमेंट की भी बहुत सारी हेल्प मिलती है और उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इससे डरे नहीं, बल्कि इसका ट्रीटमेंट वगैरह करके इसका सामना करें। उसी हमारे इनिशिएटिव का यही फायदा है कि कैंसर मुक्त जीवन जो हम चाहते हैं तभी हो पाएगा जब आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे, समझेंगे, अपनी हाइजीन को मेंटेन। ओके, अभी मैं अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन जानना चाहूंगी, अगर किसी को क्वेश्चन पूछने हैं तो। ओके, हेलो आशुतोष। सर, इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो गर्भाशय का कैंसर है वो डेवलप होने में कितना टाइम लगता है? कम 8 से 10 साल लगता है। ये आज किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको कैंसर होने में 10 साल लगेंगे। इसलिए रेगुलर चेकअप आएंगे तो बिल्कुल होगा जा सकता 100%। बिल्कुल। हेलो जयमिन। हेलो सर, a very good afternoon to you. Can cancer be caused by something other than HPV? मोस्टली मोस्ट 90% से ज्यादा केसेस तो एचपी वायरस ही है। एंड कुछ अननोन रीजन जैसे बॉडी की इम्यूनिटी कम है या बॉडी का न्यूट्रिशन स्टेटस डाउन है तो भी ये हो सकता है। बट 99% आई विल से इट इज द एचपी वायरस। बट जिनकी पेशेंट इम्यूनिटी हमने कम देखी है वहां हमने एक केस देखा। कुछ एसोसिएटेड लोगों को देखा जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं या जिनके यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे पैदा है, पेरिड ज्यादा है, मतलब 5 या 6 से ज्यादा बच्चे हो, उनमें ज्यादा रहेगा। बट स्टिल एचपीवी इज द मेन रीजन। थैंक यू सर, थैंक यू जयमिन। दर्शन का एक क्वेश्चन है, डू ऑल इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू कैंसर? नो नो, एचपीवी इन्फेक्शन नहीं होगा। एचपीवी से सेल एबनॉर्मल होने लगते हैंगे तो 66% में ये रिजॉल्व हो सकता है एबनॉर्मल फीचर। बट सभी केसेस में ये कन्वर्ट नहीं होगा। 23% केसेस में कन्वर्ट होगा तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम इसको ठीक भी कर सकता है कैंसर होने के पहले। थैंक यू सर, थैंक यू दर्शन। हेलो जयदीप। Are the signs to identify if someone has a HPV? नो, वो मुश्किल है। वो इन्फेक्शन एचपीवी के सिम्टम नहीं होंगे। एचपीवी का जब वहां की म्यूकोसा एबनॉर्मल होगी तो उसको गंदा पानी आ सकता है, ब्लीडिंग आ सकता है या समथिंग करते समय ब्लीडिंग हुआ है। ओनली एचपीवी वायरस हो तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए देखिए चेकअप इज द मस्ट। बिल्कुल सर, थैंक यू जयदीप। सर, अखिल दवे, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज देयर एनी सेल्फ डायग्नोसिस प्रोसीजर टू
identify this cancer? नो, मैं आप मुंह से कैंसर सेल्फ डायग्नोसिस संभव है, लेकिन यहाँ सभी जगह सेल्फ डायग्नोसिस संभव नहीं है। आपको गायनेकोलॉजिस्ट अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाना होगा। ओके सर। सर संजय की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस कैंसर ट्रीटमेंट एट अपोलो? दो प्रकार के ट्रीटमेंट है, एक में बाहर का सेक लगाना है, अंदर का सेक लगाना है। ये किसी के पास इंश्योरेंस न हो या गवर्नमेंट की स्कीम न हो तो बाहर का सेक का खर्चा करीब 1 लाख रुपया होता है, अंदर का सेक का खर्चा करीब 20 एक हजार, मतलब आप कह सकते हैं 1,20,000 में हम टोटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम है तो इट्स फ्री। ओके, वृंदा की तरफ से क्वेश्चन है, आई थिंक ये बहुत सारी लड़कियों का कंसर्न भी होगा कि अगर उनको ट्रीटमेंट लेना है तो ट्रीटमेंट लेने के बाद वो क्या नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं आगे? ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपको कल कुछ समय के लिए हॉस्पिटल 1 घंटे के लिए आना है, ट्रीटमेंट लेके वापस चले जाने का है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम। थैंक यू पीपल, थैंक यू, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग दिस सेशन एज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आई थिंक बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी मिसकंसेप्शन था, जो भी दिमाग में ये और से अगेंस्ट ट्रीटमेंट वगैरह वो सारे खत्म हो गए होंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस टॉक। सर अभी जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जाने से पहले आपका जनरल पब्लिक के लिए कोई मैसेज है कि आप कुछ कहना चाहेंगे? कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से मुकाबला करना है, आप जरूर जीतें। और अर्ली डायग्नोसिस टोटली पूरे पड़े, जल्दी आइए, पहले आइए, हिम्मत रखिए पर। Okay, sir. Thank you. Thank you so much, viewers. Thank you so much, doctor, for joining us today. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।